जो 1995 में जो बाढ़ आई उसके बाद फिर कभी ऐसे हालात दोबारा कभी आपने देखे कभी बारिश, क्योंकि लंबा अरसा हो चुका है तो बिल्कुल चर्चा में है। पंजाब के हालातों को देखते हुए अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हरियाणा का नंबर है। प्रशासन में तो मैं आपको बताना चाहूँ, अब हमारे पूर्व गृह मंत्री जी थे उस टाइम, बाढ़ग्रस्त देखा इन्होंने सारा कुछ। गृह मंत्री थे उस टाइम पे सुभाष बत्रा। तो डीसी साहब ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी करें हैं। तो इसका मतलब तो अंदेशा है, ऐसा कुछ लग रहा है, कोई प्रशासन की तरफ से कोई चेतावनी दी जा रही है कि अपना अपना संभाल के रखें सामान। जैसे सितंबर का था 1995 में महीना, अब फिर सितंबर है, बारिश रुक नहीं रही, रोज रेड अलर्ट ऑरेंज अलर्ट के मौसम विभाग की तरफ से आ रहा है जी। पब्लिक हेल्थ के एससी थे, मैंने देखे एससी साहब थे, और एक्सीएन था सीवरेज वाला, वो उस पे गौकरण वाले रोड पे खड़े थे। तो वहाँ देख रहे थे और डीसी साहब पूछ रहे थे कि ये पानी कैसे जा सकता है। तो एससी साहब इतनी हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि वो मैं बताऊँ एक्चुअल में पंचकुला से हैं एससी साहब, उनको रोहतक का कोई डायग्राम पता ही नहीं है कि क्या सिस्टम है। जो हम कहेंगे कि जो पुराना रोहतक है वहाँ के हालात ज़्यादा खराब थे। आईसी कॉलेज इधर अशोका प्लाजा उस टाइम हुआ करता था, अशोका थिएटर जो आजकल अशोका प्लाजा है, उससे इधर पानी नहीं था। मोमबत्तियां खरीदी गई थी, कितनी खरीदी गई थी उसका कोई हिसाब नहीं था, किसको दी गई थी कोई हिसाब नहीं था, कहाँ बांटी गई। वो मोमबत्ती कांड बड़ा चर्चित हुआ था उस टाइम 95 की बाढ़ के अंदर। सिख कौम ने, गुरुद्वारा कौम जो मैं कहूँगा गुरुद्वारा से जो बन के गया सिस्टम, बहुत मदद की है लोगों की इन्होंने उस टाइम पे, बहुत अच्छी तरह से लंगर बना के पहुँचाया गया है। जैसे भी उनको रास्ता मिलता था, बोट से ट्रैक्टर से जैसे भी पहुँच पाते थे, इन लोगों ने खूब मदद की थी। देखो पंजाब में जो अभी बाढ़ के हालात हैं और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है जी। तो वहाँ पे भी जो लंगर सेवा है या राहत सामग्री है, जैसे भी वहाँ पे भी जो गुरुद्वारे हैं जी, उन्होंने ही कमान संभाल रखी है। वो गुरुद्वारे में राहत सामग्री इकट्ठी करते हैं और फिर जो पीड़ित जो परिवार हैं, लोग हैं, गाँव है, वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो 1995 में भी गुरुद्वारे सामने आए थे। बिल्कुल, गुरुद्वारा सिख कौम गुरुद्वारे बहुत सामने आए थे, काफ़ी सारों ने बहुत मदद की। जैसे आज पंजाब में कर रहे हैं वैसे ही रोहतक के अंदर गुरुद्वारा में जो सेवा थी गुरुद्वारा ने की, खुल के सेवा की। तो उस टाइम तो 36 घंटे कंटिन्यूसली बारिश हुई थी, सब कुछ डूब चुका था। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाढ़ को लेकर, फ्लड को लेकर। पंजाब में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। हरियाणा में भी रोहतक में 1995 में बाढ़ ऐसी आई थी कि लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। इस बार भी मानसून में अब की बार बारिश ज़्यादा है। जब भी बारिश होती है लोग 1995 को याद करते हैं। तो आज हम 1995 में रोहतक के हालात कैसे थे, इस बारे में जो हमारे गवाह है उस बाढ़ में जो पीड़ित है उनसे बात करेंगे। वीरेंद्र सचदेवा से, जो रोहतक के निवासी है, समाज सेवी है, पंजाबी सभा के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो वीरेंद्र सचदेवा उस टाइम पे 18-20 साल के रहे हैं और अब जो है लंबा अरसा बीत चुका। लेकिन जब भी रोहतक में बारिश होती है तो वीरेंद्र सचदेवा और इनके जो आस पड़ोस जो रिश्तेदार हैं वो 1995 को याद करने लग जाते हैं। वीरेंद्र भाई, आपका द हरियाणा टॉक्स के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद ओपी जी। सीजन से अब की बार सीजन में आप देख रहे हैं कि बारिश ज़्यादा है जी, और जब भी बारिश होती है रोहतक के कुछ इलाकों में पानी भर जाता है जी। तो लोग कहते हैं कि 1995 में जैसे हालात हो जाएंगे जी, क्योंकि 1995 में सितंबर महीना था, को ये एकदम से पानी आया और रोहतक जो है पूरा डूब गया था जी। तो आप तो यहाँ रोहतक के निवासी हैं, तो जब ये 1995 की बाढ़ आई वो कैसे आई, एकदम से पानी आया तो क्या स्थिति थी वहाँ पे? स्थिति वैसे साहब ये थी कि पानी एकदम से बारिश स्टार्ट हुई तो ये हालात हो गए थे कि ये समझो कि रोहतक पूरा डूब गया था। उससे पहले 36 घंटे कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी और ड्रेन जो है हमारी ड्रेन नंबर 8 है वो ऐसे ओवरफ्लो होके बाहर आ गई, सब सिस्टम बिगड़ गए। बारिश कंटिन्यू होती रही, रुकी नहीं, मामला क्रिटिकल हो गया था। थोड़े दिन में जब लोगों ने देखा तो ऐसा सारा शहर एकदम डूब चुका था। 10 से 12 फुट तक पानी था, बोट्स वगैरह चल रही थी, लोग अपने ट्रैक्टरों से अपने रिलेशन में, एकदम से सारा ही शहर के हालात बड़े ख़राब हो चुके थे उस टाइम। नहीं, ऐसा कहते हैं कि रात को सोए थे
और सुबह उठे तो उनकी जो चारपाई थी, बेड थे, जो भी थे, वो सब पानी में तैर रहे थे, ऐसा कहते हैं। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था। 36 घंटे से बारिश हो रही थी कंटिन्यूसली, रुक नहीं रही थी। तो रोहतक की कैपेसिटी तो आप आज भी देख रहे हो क्या हालात हो जाते हैं, थोड़ी सी बारिश होती है तो उस टाइम तो 36 घंटे कंटिन्यूसली बारिश हुई थी। सब कुछ डूब चुका था, आर्य नगर डूब चुका था पूरा, अपना गुरु नानकपुरा डूब चुका था, गुरचरणपुरा, महावीर कॉलोनी, ये सब आईसी कॉलेज से परे तो ये हालात है कि आर्मी ने संभाल रखा था मोर्चा। मतलब जो हम कहेंगे कि जो पुराना रोहतक है, वहाँ के हालात ज्यादा खराब थे, वहाँ के हालात ज्यादा खराब थे। आईसी कॉलेज, इधर अशोका प्लाजा उस टाइम हुआ करता था, अशोका थिएटर जो आजकल अशोका प्लाजा है, उससे इधर पानी नहीं था। मतलब मॉडल टाउन, डी पार्क, इधर पानी नहीं था, इधर पानी नहीं था, लेकिन सारा वो पुराना जो एरिया है उसमें 10-10, 12-12 फुट पानी था। लोग यहाँ रिहायश थी कहाँ पे? ये जो मॉडल टाउन, हाँ, इसमें तो रिहायश टोटल थी, इसमें सारे रिहायश ही थी, टोटल ज्यादा थी रिहायश, सारी रिहायश ही थी ये। मैं बताऊं अभी जी, जो शहर का स्ट्रक्चर है उस टाइम, जो हम उसको मान के चलें, मॉडल टाउन, अशोका प्लाजा से जो छुटरम चौक आज पानी भरता है या डूबता है, या ये पुराना शहर डूबता है, 10 फुट की गहराई का फर्क है अगर लेवल लिया जाए तो वो 10-12 फुट पानी वहाँ जमा हो गया और कोई निकासी थी नहीं कहीं भी। ड्रेन नंबर 8 ओवरफ्लो हो गई थी, तो पानी शहर में सारा इकट्ठा हो गया, लोग परेशान हो गए। तो सबसे ज़्यादा हालात कौन से इलाके में थे? और आप, क्योंकि आप तो यंग थे, तो युवाओं में तो कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ऐसी चीज़ों में देखने की। पूरी एक्साइटमेंट थी, पूरी चीज़ देखने की चीज़ हमने देखी है। सबसे ज़्यादा हालात गुरचरणपुरा और गुरु नानकपुरा के थे, जो हिसार बाईपास और ये इधर अपना ये गोहाना से अंदर जाके जहाँ महावीर कॉलोनी के आसपास का एरिया, जो सबसे हालात बुरे, टीबी हॉस्पिटल के आसपास सबसे ज्यादा बुरे हालात वहाँ के थे। 10 से 12 फुट पानी था, सब कुछ, लोगों का फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, पशु वगैरह सब, मतलब यूं था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि ये मकान भी थे यहाँ, इतने बुरे हालात थे वहाँ। उसके पूरा पानी में जलमग्न था, सब कुछ जलमग्न था, बोट चल रही थी इधर। उसके बाद आ जाइए आर्य नगर का इलाका, जहाँ हमारे ये पार्षद जी गुलशनीपुर ने, पूर्व पार्षद जी गुलशनीपुर, इनके इलाके में 10 से 12 फुट पानी था, सारा ही डूबा हुआ था उस टाइम। तो यहाँ आईसी कॉलेज से बोट चलती थी, कुछ भी रिलीफ के लिए कुछ भी जाना है, आर्मी ने हेलीकॉप्टर आया तो सब चीज़ देखने की वो तो थी सही उस टाइम कि क्या हो रहा है, कैसा था, ये सिस्टम था सारा। तो आपके कोई आपका परिवार या जी आर्य नगर में मेरी बुआ जी रहते थे, तो हम ट्रैक्टर लेके गए थे, शाम का वक्त था, लेकिन वो ट्रैक्टर आर्य नगर मोड़ तक ही जा पाया, आगे तो जा ही नहीं पाया क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ गई थी। तो उसके बाद तो कोई जा पाया नहीं। फिर अगले दिन सुबह हम जा पाए, वो मिलिट्री की बोट लेके, उनको रिक्वेस्ट करी, उनके वहाँ से साथ गए, उनके वहाँ घर पे देखा। तो जैसे राहत सामग्री कहाँ पे कैसे देते थे लोगों को? राहत सामग्री ये था, मान लो कोई बोट से रख के ले गया, क्या होता था, दूध, ब्रेड और पानी था उस टाइम, तो यही था, ये चीज़ें पहुँचाई। मेन तो पानी नहीं था, पानी बिल्कुल पीने का था नहीं, पानी पहुंचाया गया, दूध था, ब्रेड थी, ये चीज़ें पहुंचाई गई थी लोगों को। राहत सामग्री फिलहाल तो यही थी, लेकिन दोपहर होते होते ही सिख कौम ने, गुरुद्वारा कौम, जो मैं कहूँगा गुरुद्वारा से जो बन के गया सिस्टम, बहुत मदद की है लोगों की। इन्होंने उस टाइम पे बहुत अच्छी तरह से लंगर बना के पहुंचाया गया है, जैसे भी उनको रास्ता मिलता था, बोट से, ट्रैक्टर से, जैसे भी पहुंच पाते थे, इन लोगों ने खूब मदद की थी। देखो, पंजाब में जो अभी बाढ़ के हालात हैं और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है जी। तो वहाँ पे भी जो लंगर सेवा है या राहत सामग्री है, जैसे भी वहाँ पे भी जो गुरुद्वारे हैं जी, उन्होंने ही कमान संभाल रखी है। वो गुरुद्वारे में राहत सामग्री इकट्ठी करते हैं और फिर जो पीड़ित जो परिवार हैं, लोग हैं, गाँव है, वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो 1995 में भी गुरुद्वारे सामने आए थे, बिल्कुल। गुरुद्वारा सिख कौम, गुरुद्वारे बहुत सामने आए थे, काफ़ी सारों ने बहुत मदद की। जैसे आज पंजाब में कर रहे हैं, वैसे ही रोहतक के अंदर गुरुद्वारा में जो सेवा थी, गुरुद्वारों ने की, खुल के सेवा की। तो ये जो सामाजिक संगठन है, या क्या आम आदमी भी, जैसे पंजाब में तो क्या है कि लोग अपना छोड़ के, अपनी चिंता करके दूसरों की सेवा भाव में लगे हुए हैं। वहाँ पे लोगों के पशुओं को संभालते हैं, उनको रेस्क्यू करवाते हैं, लोगों को घरों से बाहर निकाल के सही जगह पे ले जाते हैं, उनके लिए खाने का, पीने का, दवाइयों का काम जो है आम लोग करे। तो क्या यहाँ पे भी ऐसा था कि लोगों ने एक मानवता दिखाई हो और भाई एक दूसरे की सेवा भाव, मदद की हो? ऐसा जी, बिल्कुल मदद की है। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं आगे आई थी, बहुत सारे लोग, बाकायदा दिल्ली से हमारे मित्र थे, दिल्ली से पूरा कैंटर उन्होंने पानी की बोतलों का भेजा था, पानी का पूरा कैंटर, कि ये चाहिए और कुछ चाहिए तो बताओ। सामाजिक संस्थाएं खूब आई, आम लोग जो थे एक दूसरे की खूब मदद कर रहे थे। भाईचारा जो था ऐसा कायम था कि किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो पहुँचता था वहाँ।
तो रोहतक के लोग तो थे जैसे पीड़ित थे और वो तो खुद ही मतलब परेशान थे, दिक्कत थी उन लोगों को। तो कोई हमारे गांव के जो रोहतक के आसपास के गांव के देखो, लोग हैं, रोहतक के क्या वो लोग भी आए थे? गांव मदद के लिए? आसपास भी डूबे हुए थे, रोहतक के गांव भी डूबे हुए थे, क्योंकि हम जा नहीं पाए वहां तक, शहर का ही मामला रह गया, जा नहीं पाए। कुछ गांव ऐसे थे जो डूबे हुए थे, जिन गांव में पानी नहीं था उन्होंने भी खूब मदद करी है। आए गांव के लोग? आए गांव के, मैं कह रहा हूँ 36 बिरादरी ने मदद करी जी। कोई उस टाइम ये नहीं था भेदभाव, कोई नहीं पूछ रहा था कि मैं कौन सी कौम से हूँ या कौन सी कौम को जा रहा है। सब ने सेवा की, सब ने, जिसका जो बन पाता था सब ने की। मतलब कोई उसमें ऐसा भी था कि भाई कोई बीमारी उस टाइम पे फैल गई हो या कोई और ऐसी देखो, कोई पशु दिक्कतें तो थी? मरे थे, जो बंदे रह गए वो तो मरे थे। अब उनसे क्या बीमारियां फैली या क्या हुआ, थोड़ा बहुत तो इफेक्ट इस चीज़ का आता ही है। कुछ दिन 5-7 दिन पानी रहेगा, उठेगा पानी, तो इफेक्ट तो आएगा ही उसका। थोड़ा बहुत तो ये डायरिया वगैरह का सिस्टम हुआ था लोगों में, लेकिन स्थिति संभाल ली। तो प्रशासन की क्या भूमिका थी उस टाइम पे? प्रशासन की ये भूमिका थी, आर्मी काम कर रही थी टोटल, उनके हाथ में कमान थी टोटल। प्रशासन में तो मैं आपको बताना चाहूँ, अब हमारे पूर्व गृह मंत्री जी थे उस टाइम, बाढ़ग्रस्त देखा इन्होंने सारा कुछ। गृह मंत्री थे उस गृह मंत्री थे उस टाइम पे, सुभाष बत्रा जी। तो अशोका प्लाजा पे वो स्टोर बनाया हुआ था, और मुझे नहीं लगता कि इन्होंने उस टाइम होम मिनिस्ट्री का अपना जो पद था उसको ये किया कि भाई ठीक उपयोग किया। एक गाड़ी मैंने अपनी आंखों से देखी है, गाड़ी आईसी कॉलेज से जिप्सी चलती थी, उसमें बैठे होते थे साहब और हाथ हिलाते हुए इधर से उधर, उधर से इधर, और कोई मतलब नहीं। तो लोगों ने ये भी कहा है कि क्या हो रहा है, ये विरोध भी किया लोगों ने इनका उस टाइम, क्योंकि जो पीड़ित थे वो पीड़ित ही थे। लोग दुखी होते हैं तो पता नहीं क्या क्या देते हैं, तो उस टाइम लोगों ने बड़े उंगलियां उठाई थी इन पे कि क्या हो रहा है, लेकिन वो समझ से परे था अपने। एक ऐसी बात चलती है, आज भी चलती है कि मोमबत्ती कांड हुआ, मोमबत्ती घोटाला हुआ, वो क्या मामला है? मोमबत्ती कांड तो ऐसा फेमस हुआ था कि पूरे रोहतक के अंदर, आप किसी से भी आज भी पूछ लो कि मोमबत्ती कांड का किसने किया, तो क्या था ये मोमबत्ती कांड? ऐसा था कि लाइट नहीं थी, मोमबत्तियां खरीदी गई लोगों को देने के लिए जिनके घर में लाइट नहीं है। अब इतना अंधेरा है, पानी चलो उतर रहा है, कोई फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है तो उसको लाइट की तो जरूरत होगी। मोमबत्तियां खरीदी गई थी, कितनी खरीदी गई थी उसका कोई हिसाब नहीं था, किसको दी गई थी कोई हिसाब नहीं था, कहाँ बांटी गई। वो मोमबत्ती कांड बड़ा चर्चित हुआ था उस टाइम 95 की बाढ़ के अंदर। तो ये करप्शन था? ये करप्शन ही था साहब, जब चर्चा में आई कोई चीज़। लेकिन आप ये बताइए ना कि अगर जैसे कोई करप्शन ही करना है, कोई घोटाला करना है, तो मोमबत्ती तो एक छोटी सी चीज, छोटी सी नहीं थी ना, और बहुत सारी चीजें छोटी सी हो सकता है औरों में भी हुआ हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि खाने का स्टोर था उस टाइम, सिस्टम क्या था क्या नहीं था, उसमें तो कुछ जो चर्चित कांड रहा था वो मोमबत्ती कांड रहा था। सबसे चर्चित कांड मोमबत्ती कांड रहा था, सबसे ज्यादा जो सुर्खियों में जिसको आप कह सकते हैं। भाई हो सकता है उसमें आटे का घोटाला भी हुआ हो, और भी चीजें बहुत सी, दवाइयों में कराओ, पानी में कराओ, लेकिन जो चर्चित था मोमबत्ती का ऐसे चर्चित हो गया। वशिष्ठ जी, मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे घर लाइट नहीं है तो मुझे आप मोमबत्ती दे रहे हैं तो मैं वो जलाऊंगा या रखूंगा। लोग वो तब भी अंधेरे में थे, हम 3 दिन बाद गए तब भी अंधेरे में थे। तो हमने लोगों से पूछा कि क्या आपके यहाँ लाइट का सिस्टम, लाइट तो कटी हुई है, जब तक पानी नहीं उतरेगा जब तक लाइट तो पूरे रोहतक में ही ब्लैकआउट था, कटा हुआ था। तो कहने लगे कोई मोमबत्ती, बोला कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। तो ये कितने दिन तक पानी भरा रहा है? 6 दिन 7 दिन लगभग रहा ये पानी। तो लोग पलायन कर गए थे यहाँ से? पलायन तो देखो, जो इन्होंने राहत कैंप लगाए हुए थे आर्मी ने या जो संस्थाओं ने लगाए हुए थे, राहत कैंप में रहे थे, राहत कैंप में रहे थे लोग, जाके रहना पड़ा था, क्योंकि 10-12 फुट तो देखो छत ही होती है, 10 फुट तो। अब किसी के पास फर्स्ट फ्लोर नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको उतारा गया, उसको रखा गया, उसको भेजा गया, उसको खाने को चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। तो पलायन तो एक बार इस एरिया का तो पलायन हुआ था सारा ही, गुरु नानकपुरा, गुरचरणपुरा, लोगों का नुकसान खूब हुआ था इसके अंदर। कितना नुकसान हुआ? अब इसको करोड़ों में कह सकते हैं आप, क्योंकि आबादी उधर आपको पता ही है कैसे छोटे छोटी गलियां, घर हैं सारे, सबके घर हैं, सब कोई छोटा काम करता है, कोई बड़ा करता है, कोई कैसे करता है, सबके मतलब फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, किसी की चीज़ की वो बचाव नहीं हुआ था कि वो निकाल ले अपना वहाँ से, ऐसा किसी को मौका नहीं मिला। ऐसे जब कोई हालात हो जाते हैं, जैसे कोई भी आपदा आती है, तो कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं कि भाई वो मदद के नाम पे कोई घरों से चोरी करने का काम है, कोई लूट करने का काम है। तो क्या ऐसी घटनाएं भी हुई थी? ऐसी घटना भी एक हमारे सामने आई थी, कोई तैराक था जो पानी के अंदर रह सकता था, वो उन्होंने पुलिस प्रशासन ने और ये आर्मी वालों ने पकड़ा था उसको। वो नीचे पानी के जाके किसी के घर में घुस के कोई सामान देख रहा था, चोरी वोरी कर रहा था, जब वो पकड़ा था। ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। ऐसी होती थी। चोरी वोरी की भी बातें आई? नहीं, चोरी की उस टाइम तो एक आधा ही था, कोई वो देखा गया तो मतलब लोगों को सामान जो है, जैसे मतलब किसी के घर में अगर कुछ भी पड़ा है तो वो गीला हो गया या खराब हो गया तो खराब ही है, उसके बाद तो ठीक होने का है नहीं। क्या उसके बाद जो 1995 में जो बाढ़ आई, उसके बाद फिर कभी ऐसे हालात दोबारा कभी आपने देखे, कभी बारिश, क्योंकि लंबा अरसा हो चुका है, तो आपको कोई भी बारिश जब आई है या
कभी 100 mm 150 mm बारिश हुई है, तो कभी फिर से ऐसे हालात हुए? देखिए, डर तो लगता ही है जब ऐसा मौसम बनता है, या जैसे रात को बारिश हुई, पीछे बारिश हुई थी तो घरों में पानी था, लोगों के खूब पानी था, छोटराम चौक पे दुकानों में पानी था, इधर उधर पानी था। तो डर तो देखो लगता ही है, ऐसा पानी का दोबारा अगर ऐसे हालात बन जाएं तो क्या। आज भी प्रशासन, आज भी सिस्टम वही है रोहतक का जो 95 में था, कि छोटराम चौक पे कोई बदलाव नहीं है। नीचे आज भी वही छोटराम चौक पे आज आप देखेंगे तो कितनी बारिश हुई है 10 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले, तो पानी कैसे भरा हुआ था, लोगों के घरों में घुसता ही है पानी। तो हालात वही हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने ये ध्यान नहीं दिया कि इसको ठीक कैसे किया जाए या सिस्टम कैसे किया जाए। ड्रेनेज सिस्टम जो है पानी का, वो ठीक नहीं है। क्योंकि आप तो पब्लिक हेल्थ में मैं बताता हूँ जी, काम पब्लिक भी हेल्थ करते हैं में आप तो। था मैं। ये जो अपना एलिवेटेड बना हुआ है, जो राड रोड आज को बोलते हैं, इसके नीचे से स्ट्रॉन्ग वाटर की एक लाइन जा रही थी जो कनेली हेड तक जा रही थी, जो कि 24 इंच की थी। उसको काफ़ी टाइम लगा था, मतलब हमने देखा है अपनी आंखों से। महम के आजकल एसडीओ हैं, आजकल उन्होंने ही डलवाई थी, उस टाइम वो जेई थे। तो वो यहाँ जो पानी इकट्ठा होता था वो वहाँ चला जाता था। ये एलिवेटेड की वजह से वो नीचे से हटानी पड़ गई, तो हटा दी, उसका कोई सब्सिट्यूट दिया नहीं फिर इन्होंने। अब राड रोड देख रहे हैं आप, भर जाता है तो कितना पानी जाता है उसके अंदर, वो फुल हो जाएगा तो खत्म जी। तो अब जैसे सितंबर का था 1995 में महीना, अब फिर सितंबर है, बारिश रुक नहीं रही, रोज रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट के मौसम विभाग की तरफ से आ रहा है जी। तो आप लोग हैं या रोहतक के जो लोग हैं उस इलाके में जो रहते हैं, जैसे छोटूराम चौक का बताया आपने, गुरु नानकपुरा का बताया, वो लोग क्या सोचते हैं आज के टाइम में? वो यही सोचते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है। अगर बारिश इतनी हो गई, फिलहाल इतनी हो गई, तो फिर नुकसान तो लोगों का ही होना है, पब्लिक का ही नुकसान होना है। फिर वही बात है, वो शहर से जाते हैं कि पहचान। अब मैंने पीछे कहीं पढ़ा सोशल मीडिया में, तो डीसी साहब ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी करे हैं। तो इसका मतलब तो अंदेशा है, ऐसा कुछ लग रहा है, कोई प्रशासन की तरफ से कोई चेतावनी दी जा रही है कि अपना अपना संभाल के रखें सामान। लेकिन बारिश किसी को संभलने का मौका नहीं देती। अब मुझे नहीं पता, यहाँ मैं बैठा हूँ आपके स्टूडियो के अंदर, बाहर कितनी बारिश है और आधे घंटे बाद कितनी बारिश हो जाए। हो सकता है ये बारिश कल रुके, तो संभलने का मेरे को ये तो नहीं है ना कि कल तक इतनी बारिश आएगी, मैं अपना सामान कहीं अच्छी जगह पहुंचा लूँ या रह लूँ, या ऐसा नहीं होता। बारिश का तो कुछ नहीं पता, वो तो डूब भी सकता है। फिर क्या ऐसे लोगों में चर्चाएं हैं कि भाई अगर ये बारिश होती है तो कुछ अपना कीमती सामान है वो अपने रिश्तेदारों के या अपने कहीं और जगह पे भिजवाने की कोई प्लानिंग है? बिल्कुल चर्चा में है। पंजाब के हालातों को देखते हुए अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हरियाणा का नंबर है, हरियाणा में रोहतक भी आता है जी। तो अलर्ट तो हैं, अब लोग अलर्ट हैं कि कुछ अगर बच सकता हो तो हम बचा लेंगे, अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो जी। तो क्या इंतजाम होने चाहिए प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से रोहतक को लेकर? खासकर रोहतक को लेकर तो ये होना चाहिए कि ड्रेनेज सिस्टम का कोई सिस्टम बनाया जाए फिलहाल के अंदर, कि जो पानी आधे घंटे में या अगर आ रहा है तो साथ के साथ जा रहा है पानी, वैसे तो साथ के साथ निकलना चाहिए अगर ड्रेनेज सिस्टम है तो। अब इन्होंने पीछे मैंने देखा, इन्होंने वो एक पीर बोदी शायद है गोहाना रोड पे, वहाँ भी इन्होंने एक डिस्पोजल, एक ये राड रोड पे डिस्पोजल, 2-4 ऐसे नई चीज़ें बनाई हैं, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा कहीं भी कि आपकी ये चीज़ें चल पड़ें और उनको लगे कि राहत मिल गई है। आज भी गोहाना स्टैंड के आप अपना शमशान वाला रोड है, जो पंजाबी धर्मशाला वाला रोड है, उसका नाला आज भी ओवरफ्लो है, बारिश हो या ना हो ओवरफ्लो है। सीवरेज सिस्टम है ही नहीं कहीं रोहतक के अंदर, कहीं भी चले जाओ आप सीवरेज सिस्टम तो ठप पड़ा है सब कुछ। तो मेन जो स्ट्रॉम वाटर, जो बारिश का पानी जाता है, वो सीवर के रास्ते से जाना होता है, जहाँ भी जाना होता है। इनका सीवरेज सिस्टम ही ठीक नहीं है, तो कहाँ निकलेगा पानी बताइए। तो जो आपके विधायक हैं यहाँ से, कांग्रेस के विधायक है भारत भूषण बत्रा जी, और यहाँ के मेयर है राम अवतार वाल्मीकि है, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर है, और भी आपके पार्षद हैं, उनका क्या रोल है अभी, क्या भूमिका है? आप देखते हैं क्या वो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रहे हैं? किसी का कोई रोल नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा किसी तरह से भी। ये सब दिखावे की राजनीति हो रही है। कोई किसी, मेरे को एक बात बताओ, इतना पानी भरा, कौन आपको दिखा शहर के अंदर कि भाई ये बंदा इसको लेकर लॉयल है कि भाई ये काम होना चाहिए? अभी हमारे डीसी साहब, मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे डीसी साहब अभी नए शायद हुए हैं, उनकी ट्रांसफ़र हुई है यहाँ, तो वो कल पब्लिक हेल्थ के एससी थे, मैंने देखे एससी साहब थे, और एक्सियन था सीवरेज वाला, वो उस पे गौकरण वाले रोड पे खड़े थे, तो वहाँ देख रहे थे और डीसी साहब पूछ रहे थे कि ये पानी कैसे जा सकता है। तो एससी साहब इतनी हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि वो, मैं बताऊँ, एक्चुअल में पंचकुला से हैं एससी साहब, उनको रोहतक का कोई डायग्राम पता ही नहीं है कि क्या सिस्टम है। एक्सियन संजीव कुमार बोला, तो कहने लगा कि सर ये यहाँ तो पीर बोदी में जाएगा, यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम होके। तो उन्होंने पूछा कितनी दूरी है? बोले 4.5 किलोमीटर है। तो इतना लंबा तो पॉसिबल नहीं है ना कि खुदाई करके शहर के अंदर आप पानी गौकरण से पीर बोदी पहुंचा लो। तो सिस्टम नहीं है, कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, कोई भी किसी तरह की भी।
आप शहर के हालात देख लो साहब, आज गंदगी कितनी पड़ी है, हर चौक के ऊपर गंद पड़ा हुआ है, हर चौक के ऊपर गंद पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो अमृत योजना जो आई थी, बताओ 300 करोड़ से ज़्यादा का पैसा खर्च हुआ है पब्लिक हेल्थ पे, और ये जिसमें सीवरेज का और पेयजल पे कई मेन काम होता है उसमें, तो वो कितना कारगर साबित हुआ अभी तक? मैं ओपी जी आपको एक बात बताऊं, अगर 300 करोड़ रुपए आप ईमानदारी से रोहतक पे खर्च कर दो सीवरेज की और पेयजल की, आप नई लाइन बिछा के पब्लिक को पानी और सीवरेज का सिस्टम दे सकते हैं। 300 करोड़ रुपए में अगर आप ये करना चाहें तो बड़े इजीली हो सकता है। मैंने काम किया है, मेरे को तो टेक्निकली पता है उस चीज़ों का कि मैंने काम किया है। जो ये सीवरेज सिस्टम है इन्होंने जो भी बनाया हुआ है अपनी तो समझ से परे है कि 300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, आज भी सीवर ओवरफ्लो है शहर के अंदर, कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है, पानी है तो सारे कॉलोनियों में गंदा है, टोटल पानी गंदा है। एक कॉलोनी की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी पार्षद से पूछ लीजिए फ़ोन करके कि आपके एरिया का पानी ठीक है, कोई भी हाँ नहीं भरेगा। 22 के 22 पार्षद ये कहेंगे कि नहीं पानी गंदा है। ये पानी नहीं संभाल पा रहे, और इनके अगर खर्चे आप देख लें, अगर इनकी जांच करवा ली जाए तो पता लग जाएगा। सरकार तो पैसा दे रही है, नो डाउट इसमें सरकार पैसा दे रही है इनको, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। मतलब ज़्यादा बारिश हुई तो प्रशासन सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, भगवान ही रोक पाएगा जी प्रशासन का। अभी मैं बता रहा हूँ, आप पीछे कितनी देर बारिश हुई है, 1 घंटा बारिश हुई है, क्या हालात है छोटराम चौक के, गौकरण के, ये सब देखा लोगों ने। तो दोस्तों, ये वीरेंद्र सचदेवा जी ने आपको 1995 की बाढ़ को लेकर जो हालात हुए थे उसको ये गवाह थे, इन्होंने अपनी आंखों से सब देखा था। और अब भी जब बारिश की बात आती है या बारिश होती है या मौसम विभाग का कोई अलर्ट आता है तो इनके फिर से ऐसे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और 1995 को याद करने लग जाते हैं। तो आप वीरेंद्र जी, आपने हमारे को टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बातें आपने अपने स्टूडियो में बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद जी।